नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कर्क लगन के बारे में। जैसे कि वीडियो को टाइटल मैंने दिया हुआ है, कर्क लगन एक ब्लेसिंग है या फिर ये एक अभिशाप। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से, खासकर उन दोस्तों से गुजारिश जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे, चाहे वो वैदिक हो या केपी एस्ट्रोलॉजी, आप उसे मिस ना कर पाए। कर्क कर्क भचक्कर की चौथे स्थान पर दोस्तों आने वाली राशि है। ये चर राशि है, जल तत्व है, विपर वर्ण, स्त्रीलिंगी होने से कर्क एक शुभ लग्न माना गया है। इसका विस्तार 90 डिग्री से 120 डिग्री के अंदर जो है पाया जाता है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और इसका साइन जो है वो केकड़ा। इसके 3 त्रिकोणों के स्वामी चंद्र, मंगल और गुरु हैं और इसके अंतर्गत मतलब कर्क लगन के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण 3 डिग्री 20 मिनट और पुष्य नक्षत्र के चारों चरण 13 डिग्री 20 मिनट और अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण 13 डिग्री 20 मिनट आते हैं। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक शुभ लगन है। ज्योतिष शास्त्र में इसे राजयोग लगन माना गया है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि चारों के अंदर फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 10th इन स्थानों में किसी ना किसी ग्रह की उच्च राशि है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म लगन है। लग्नों के मामले में दोस्तों कर्क लगन धरती के सबसे निकट और सबसे अधिक प्रभावित करने वाले चंद्रमा के अधिपत्य का लगन है और ये अधिकतर राजनीति में उच्च स्थानों पर सुशोभित नेताओं का भी यही लगन देखा गया है। एग्जाम्पल इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और वर्तमान में सोनिया जी। कर्क लगन का सारा हिसाब किताब लगभग मून और भूमिपुत्र मंगल के इर्द गिर्द घूमता है। और देखिए कैसी विडंबना है कि इस लगन में राजयोग बनाने वाले मंगल की ही यह नीच राशि मानी गई है। ताम सिद्धांतों के बाद भी लगन में मंगल नीच ही माना जाएगा, वो भी मित्र के घर में, और इससे हम नज़र भी नहीं फेर सकते। अपने दैनिक जीवन में श्री राम की ही भांति कर्क लगन के जातकों को मैंने 90% वनवास काटते देखा है। और वनवास का भावार्थ कई रूपों में देखा जा सकता है। कई बार माता पिता का सुख भी इस लगन में कम देखा जाता है, कारण कुछ भी बने। यदि कर्क पर श्री राम का प्रभाव मान लिया जाए तो दोस्तों ये भी मानना होगा कि बिना हनुमान के कैसे राम। श्री राम के जीवन में हनुमान ही संकट मोचन थे। स्वाभाविक रूप से कर्क में मंगल ही योग कारक होता है, किंतु हनुमान तो शापित थे। बिना गुरु के उन्हें अपनी शक्तियों का ध्यान कहाँ था। आप जानते हैं हनुमान के गुरु जामवंत थे। उन्होंने ही हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में अवगत कराया था। जिस लगन में मंगल नीच, देव गुरु यहां उच्च। यहां लगन पर गुरु का उच्च होकर हंस नामक पंचपुरुष योग और केंद्र त्रिकोण योग बनाता है। सामान्यतः जीवन में सफलता के लिए मंगल की दशा का इंतजार तो इस लगन को करना ही पड़ता है दोस्तों। इस बीच जो अपने हनुमान को पहले ही ढूंढ पाए वो पहले ही सफलता को खोज लेते हैं। मतलब जैसे हनुमान जी ने सबसे पहले मां सीता को खोजा था, अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाते हैं। हनुमान अर्थात हनु प्लस मान, जिसने अपने मान का हनन करना सीखा, जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसने हनुमान को अपने भीतर जागृत किया। उसने उड़ना सीखा, सफलता के नए नए आकाश भेद कर समुद्र लागना सीखा, मतलब विदेश यात्रा। आमजनों के मुकाबले इन जातकों में एटीट्यूड कुछ अधिक होता है। खुद को अधिक समझदार मानने का गुण, भावनाओं की अधिकता, तभी तो मंगल मित्र होकर भी कर्क में नीच है। भला भावनाओं में भरा हुआ जोश शुभ रिजल्ट कैसे दे सकता है। भावनाओं को तो विवेक चाहिए, जो सोच समझकर उचित निर्णय कर सके, तभी तो गुरु उच्च है। यहां पर योग कर्क मंगल यदि उच्च होता है
तो मैरिड लाइफ जो है खराब हो जाती है। रोचक योग बनाता है तो पंचम शिक्षा से षडाष्टक बनता है। शिक्षा का किसी अन्य विषय में और जीवन में रोजगार का प्रयास अन्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता ही जाता है। इसीलिए तो शापित लगन है दोस्तों। इस लगन में कार्याभाव का अधिपति मंगल, आय का शुक्र, धन का सूर्य और भाग्य का देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यहां शुक्र को छोड़कर बाकी तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं। तो ऐसे में जो भी ग्रह अधिक शक्तिशाली हो उससे संबंधित कार्य व्यवसाय उचित फल प्रदान करता है। मंगल का प्रभाव दशम भाव पर जातकों को पावर देता है। इसी समीकरण में यदि सूर्य व गुरु भी दशम को बल दे रहे हों तो जातक सरकारी क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करता है। किंतु शनि या राहु दशम भाव या दशमेश को प्रभावित कर रहे हैं तो नौकरी का सत्र कुछ हल्का हो जाता है। साउथ की यात्राएं यहां सहायक होती हैं दोस्तों। दक्षिण दिशा बार बार बुलावे भेजती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जो समझ गया वो आगे बढ़ता जाता है। श्री राम को दक्षिण की यात्राओं ने ही श्री राम बनाया। लोगों को जोड़ने का हुनर श्री राम ने दक्षिण में जाकर ही सीखा। मनुष्य की काबिलियत पहचान कर उसे अपने उपयुक्त दायित्व सौंपना सीखा। मैनेजमेंट में श्री राम मास्टर होते गए, वरना दक्षिण यात्रा से पूर्व वो मात्र अवध के नायक थे। उनका वास्तविक किरदार दक्षिण यात्रा के बाद ही खुलकर सामने आता है। जरा से अन्य कारक भी सहायक हों तो विदेश यात्राओं के सर्वाधिक योग इसी लगन में बनते हैं दोस्तों। धन की बात करें, धनेश सूर्य उच्च होगा तो अपने भाग्य भाव से होगा। आयेश उच्च होगा तो अपने से आय भाव में होगा, यानी दोनों ओर से मजबूत। तभी तो राजाओं का लगन कहा गया है। ये बुध 12th एंड 3rd भाव का लॉर्ड है और सूत्र कहते हैं कि ऐसे में बुध जरा भी मजबूत हो तो जातक के पराक्रम का लाभ बाहरी लोग लेते हैं दोस्तों। वहीं भाग्येश उच्च होगा तो अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम में होगा। स्वाभाविक रूप से अपना भला ना सोचकर दूसरों के हित में अपना सब कुछ लुटा देना, इन्हीं गुणों ने श्री राम को पूज्य बनाया। 90% मामलों में ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता दोस्तों। शनि यदि किसी भी प्रकार से दशम भाव को प्रभावित कर रहे हों तो सामान्यतः स्थिति संसार की दृष्टि में तो आदर्श रहती है, किंतु भीतर ही भीतर जातक दुखी रहता है। स्त्री का स्वभाव भी थोड़ा तेज होता है, किंतु जातक उसके भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त करता है। इसमें कोई दो राय नहीं। शनि के साथ मंगल अथवा गुरु की युति इस मामले में थोड़ा राहत देती है। अकेले देवगुरु यदि सप्तम में आ जाए तो दाम्पत्य भाव बिखरने लगता है दोस्तों। शनि के साथ बुध की युति शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न करती है, और अगर यह युति अष्टम भाव में हो तो हालत अधिक चिंताजनक होते हैं। यह लगन वैसे भी अल्प संतान का कारक है। इस लगन के जातक का संतान सुख थोड़ा सा कम ही देखा गया है। अब अंत में कर्क लगन के लिए अशुभ ग्रहों की बात करें तो इस लगन के लिए सूर्य दोस्तों सम माना जाता है, क्योंकि यह दूसरे भाव के स्वामी है और दूसरा भाव सम होता है। दूसरे भाव को मार्ग माना गया है, लेकिन सूर्य को मार्ग का दोष नहीं लगता, इसलिए यह कर्क लगन के लिए सम हो जाते हैं। इस लगन के लिए बुध 3rd एंड 12th भाव के स्वामी होने से अति अशुभ होते हैं। शुक्र 4th और 11th के स्वामी हैं, लेकिन शुभ नहीं। 4th भाव केंद्र स्थान होने से तटस्थ हो जाता है और एकादश भाव त्रिशदायी भाव कहा गया है। कर्क लगन के लिए शनि सबसे अधिक अशुभ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो अशुभ भावों के स्वामी बन जाते हैं। शनि 7th व 8th भाव के स्वामी हैं और दोनों ही भाव अशुभ हैं दोस्तों। 7th भाव मार्ग तो अष्टम भाव त्रिक भाव। इसी तरह अंत में आपको कर्क लगन के लिए शुभ रत्नों के बारे में बता देते हैं। कर्क लगन के जातकों के लिए मोती, मूंगा, पुखराज धारण करना शुभ होगा। अगर आप महंगे रत्न खरीदने में असमर्थ हैं तब आप चाहें तो उसके उपरत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन रत्नों को आप तभी पहने जब इसके स्वामी ग्रह कुंडली में कमजोर अवस्था में हो। आप चंद्रमा के मोती, मूंगा व गुरु के लिए पुखराज पहन सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी अशुभ ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तब आप उसके मंत्रों का जाप दोस्तों अवश्य करें। इससे अशुभ फलों में कमी होगी। आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही हो उससे संबंधित दान व व्रत भी आप कर सकते हैं।
सो ये थी चर्चा आज कर्क लगन के बारे में। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।